गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम भूगोल में सामाजिक विज्ञान भूगोल में पार्ट 1 संसाधन और विकास का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने देखा था इसके पहले वाली वीडियो में भारत में संसाधन नियोजन। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई बार क्या होता है, इसके कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। जब अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग होगा, उनका ह्रास होने लगेगा, उनमें कमी आएगी और कई बार तो इन संसाधनों से पर्यावरणीय प्रदूषण और सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी हो जाती हैं। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया है कि गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने संसाधनों के संरक्षण के बारे में अपने ओर से क्या शब्द कहे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। कि लालच व्यक्ति को क्या करता है, पतन की ओर ले जाता है। उसी प्रकार जब लालच बढ़ जाता है संसाधनों के प्रति, तो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने लगते हैं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा हम अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने से तात्पर्य पैसे इकट्ठे करने से है। तो गांधी जी के ये वाक्य के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। आधुनिक युग में जो प्रौद्योगिकी हुई है, जो टेक्निकल स्तर पर, तकनीकी स्तर पर जो भी कार्य किए गए हैं, वो इस बातों के लिए जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। उत्पादन तो करना चाहते हैं, उसमें उनका हस्तक्षेप था कि नहीं, उत्पादन तो हमें करना है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं करना है कि जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। इसके बाद 1974 में शुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के लिए एक बार फिर से उन्होंने पुनरावृत्ति की। इसी के बाद 1987 में ब्रूनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर इस संसाधन में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। यह रिपोर्ट बाद में साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुई और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, ये हम पढ़ चुके हैं, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, जिसमें 100 यानी 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। अब पढ़ेंगे हम भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप भी करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये सब किस पर होती है, भूमि पर ही होती है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब जब ये सारे काम भूमि पर ही किए जाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हम सावधानी से करें और योजना बनाकर करें। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूभाग क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र में 30% भाग पर स्थित है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
जो 12 मास यानी 12 महीने बहती है, प्रवाह करती है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भी है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा कैसा है? पठारी है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला भाग में 3 भाग दिए हैं, 1, 2 और 3। ये वाला जो भाग है वो मैदान को दर्शा रहा है कि इतने हमारे पास क्या है, 43% भाग मैदान का है। इसमें से 30% जो है वो पर्वत में आ जाता है और ये 27% वाला भाग किसके अंतर्गत आता है? पठार के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष भी है। भू उपयोग। अब किन उद्देश्यों से भू संसाधनों का उपयोग किया जाता है? पहला आता है वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब इसमें 2 प्रकार की हो सकती है भूमि, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। गैर कृषि प्रयोजनों के लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग। और जो कृषि के लिए अयोग्य भूमि वो किसमें आती है? बंजर भूमि। और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग। यहाँ पर इमारतों का निर्माण होता है, सड़क का, और यहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इसको गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि का नाम दिया गया है। फिर आता है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ये भी 3 प्रकार से है, स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के शामिल नहीं है। फिर आता है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना तो की गई। चौथी आती है परती भूमि, वर्तमान परती भूमि, जहाँ एक कृषि वर्ष उससे कम समय से खेती ना की गई हो। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती। फिर आता है वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि, जैसे पुरातन परती 1 से 5 वर्ष में खेती ना की गई, मतलब कितने साल तक उस भूमि पर खेती ना हुई हो? 5 वर्ष तक। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी एक ही वर्ष में एक से अधिक बार वहाँ पर फसलें बोई गई, इसलिए उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से या सकल कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आता है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या का घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल होते हैं। ये भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसके 93% भाग के ही भूभाग उपयोग में आते हैं। ये आंकड़े उपलब्ध भी हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। चरागाहों की भूमि भी क्या हो गई है? कम हो गई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था में ये कराने में कैसे समर्थ होंगे? इसके क्या परिणाम होंगे? तो वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि उपजाऊ है, मतलब वहाँ पर कोई फसल या कोई हरियाली नहीं होती है, सभी कैसी है? बंजर भूमि है। इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अगर इन पर फसलें उगाई भी जाती है तो कृषि लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार ही बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। कितने प्रतिशत पर? 54। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% से भी कम क्षेत्र में ही फसल उगाई जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है और इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है।
वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर ही निर्भर करती है। किस पर? वन्य क्षेत्र पर। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाया जाता है, भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में तो आ जाते हैं पहाड़ी, चट्टानी, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है, जबकि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में क्या बना दी जाती है? या तो बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। लगातार जब भूमि का दोहन होता है तो फिर प्रकृति अपना असंतुलन जो है बनाए नहीं रख पाती और फिर हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो भूमि का कम से कम क्षरण करना चाहिए। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगले भाग में हम इसका निम्नीकरण और उपाय पढ़ेंगे।